हेलो एवरीवन। तो आज का नया चैप्टर है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इस चैप्टर में न्यूटन के सारे कंसेप्ट पार्ट वाइज हम लोग देखेंगे और आपको वीडियो भी है जो पार्ट वाइज मिलेगा, ताकि जेई नीट सीयूटी जैसे बड़े एग्ज़ाम की आपकी तैयारी करने में बड़ा आसानी होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन क्लिक कर लें, ताकि आपको जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको वो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक कंसेप्ट आई है, और ये कंसेप्ट जो होती है अरिस्टोटल फैलेसी के नाम से कहा गया है। इस फैलेसी के अंदर क्या था कि अरिस्टोटल कहना चाह रहे थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में बनाए रखने के लिए, यानी कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन बनाए रखने के लिए आपको कंटिन्यूअस फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। फर्दर ये जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो इनकी जो कंसेप्ट थी वो गलत पाई गई, और गलत पाई गई तो इनके एक्सपेरिमेंट को या इनके कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया। तो इनके कंसेप्ट को फर्दर वेरीफाई किन्होंने किया? गैलीलियो ने। अब गैलीलियो का कहना था कि अगर आप एक बार किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स प्रोवाइड कर देते हो और अगर उसका जो सरफेस है वो फ्रिक्शन लेस है, ठीक है, उसका जो सरफेस है वो फ्रिक्शन लेस है, घर्षण रहित है, तो वो उस ऑब्जेक्ट को आपको दोबारा जीवन में फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ऑब्जेक्ट जो है वो चलता रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलता रहेगा। लेकिन अरिस्टोटल का कहना था कि नहीं भैया, कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस, यहाँ पर आप देख रहे हैं कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस फोर्स चाहिए। तो कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस फोर्स अगर प्रोवाइड किया जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा हो जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा वो एक्सेलरेटेड हो जाएगा, यानी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होगा, इंक्रीज होगा। इसलिए इनका जो स्टेटमेंट था वो गलत पाया गया। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि अगला जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो है फोर्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो फोर्स को डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि फोर्स जो है वो या तो पुश पुश और पुल के फॉर्म में होगा। फोर्स इज इन द पुश और पुल विच चेंजेज विच चेंजेस कंडीशन ऑफ विच चेंजेस कंडीशन ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, कंडीशन ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। आई बात समझ में? यानी कि फोर्स क्या है, पुश और पुल है, विच चेंजेस द कंडीशन ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। या तो धक्का है या तो खिंचाव है, ताकि उस ऑब्जेक्ट में किसी न किसी प्रकार का चेंज लाता है। तो चेंज करने का मतलब या तो रेस्ट से मोशन, या तो मोशन से रेस्ट, या तो उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज, या तो वेलोसिटी में उसकी डिक्रीज। तो हम लोग अगला जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो बेसिक फोर्सेस पढ़ेंगे, बेसिक और फंडामेंटल फोर्स, फंडामेंटल फोर्स पढ़ने वाले। ठीक है, इसके बारे में हालांकि आपको जानकारी होगा, लेकिन अगर हम लोग शुरू कर रहे हैं तो एकदम बेसिक से बेसिक चीज़ों को अगर पढ़ रहे हैं तो वो हम जरूर पढ़ना चाहेंगे। ठीक है, तो बेसिक और फंडामेंटल फोर्स नेचर की कौन है? तो सबसे पहला आता है ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, आपको जानकारी होगा। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है तो इसकी एक इंपॉर्टेंट है कि ये लार्ज रेंज के लिए है फोर्स, ये लार्ज रेंज पे आता है। और ये क्या होता है, वीकेस्ट फोर्स भी है भाई, बहुत कमजोर फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर इसको कहा जाता है। दूसरा जो फोर्स है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, ये इनका फर्दर एक्सपेंशन है, जिनको हम कांटेक्ट फोर्स के नाम से भी जानते हैं। अब कांटेक्ट फोर्स कहाँ लगते हैं? तो कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा। दूसरा फ्रिक्शन फोर्स भी आएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ भी होंगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो अगला जो टाइप ऑफ फोर्स होगा वो होगा थर्ड नंबर का फोर्स, जिसको हम लोग बोलेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स होगा। ठीक है, अगला जो होगा वो वीक न्यूक्लियर फोर्स होगा। वीक न्यूक्लियर फोर्स में क्या होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स लगता है। और चौथा जो हमारा फोर्स है
वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा। आया बात समझ में? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा। और ये किसके बीच में लगता है? बिटवीन न्यूक्लियस लगता है, न्यूक्लियस के बीच में लगता है। एक न्यूक्लियस प्रोटॉन को खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ठीक है, या फिर कंबाइन करके या बाइंड करके रखा हुआ है, तो ये न्यूक्लियस के बीच में या न्यूक्लियस के बीच में ये फोर्स लगता है। अच्छा, इसकी मुख्य बात ये है कि ये जो फोर्सेस है बहुत छोटे रेंज के लिए है, ठीक है। ये जो फोर्स है वो शॉर्ट रेंज के लिए है। आई बात समझ में? लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट भी है। शॉर्ट रेंज तो है लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट है। वहीं पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो लार्ज रेंज का है लेकिन वीकेस्ट फोर्स है। आई बात समझ में? अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं कि भाई इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ फोर्स, भाई फोर्स के कारण क्या होता है? तो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ है कि फोर्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट करा सकता है, किसी ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला सकता है, डायरेक्शन बदल सकता है, उसकी कन्फिग्रेशन बदल सकता है, ठीक है। तो अगर बॉडी में क्या यहाँ पर लिख देते हैं, रेस्ट, रेस्ट से किसी भी बॉडी को मोशन में कर सकता है। दूसरा, मोशन से ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है, वेलोसिटी इंक्रीज कर सकता है, वेलोसिटी डिक्रीज कर सकता है, और ये डायरेक्शन में भी चेंज कर सकता है, डायरेक्शन में भी बदलाव कर सकता है, ठीक है। अगला जो कॉन्सेप्ट हो सकता है वो ये है कि चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन करता है, कॉन्फ़िगरेशन यानी कि शेप साइज में इसका परिवर्तन कर सकता है। ये सारा इफेक्ट ऑफ फोर्स है, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे इसके यूनिट्स, यानी फोर्स के यूनिट्स पे बात कर लेते हैं कि भैया फोर्स की यूनिट क्या क्या होती है। तो भाई फोर्स का यूनिट अगर हम एमकेएस सिस्टम में बात करें या फिर सीजीएस सिस्टम में बात करें, तो एमकेएस सिस्टम में क्या हो जाता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वहीं सीजीएस सिस्टम में अगर हम बात करें तो इसकी होती है ग्राम, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। दूसरा ऐसा यूनिट भी इसकी है, ऐसा यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन, या फिर सिंपली इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एन, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और वहीं सीजीएस यूनिट में क्या हो जाता है? इसका डाइन हो जाता है, ठीक है। कुछ इसके प्रैक्टिकल यूनिट्स भी हैं जिन्हें हम फर्दर ग्रेविटेशनल यूनिट्स भी कहते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिकल यूनिट्स, इनको हम लोग ग्रेविटेशनल यूनिट्स भी कहते हैं, ग्रेविटेशनल यूनिट्स भी इन्हें कहते हैं, ठीक है। तो इनमें देखते हैं कि भाई कौन कौन से ग्रेविटेशनल और कौन कौन से प्रैक्टिकल यूनिट्स, यानी प्रैक्टिकल यूनिट्स जनरली, ग्रेविटेशनल यूनिट्स कौन है। तो पहला इनका आता है केजी वेट आता है, ठीक है। पहला मतलब ऐसा ही एमकेएस में अगर बात करें तो केजी वेट आता है, और इधर अगर हम पहला में बात करें तो जस्ट ग्राम वेट आता है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो इनका दूसरा कंडीशन, दूसरा यूनिट्स के बात करें तो इनका दूसरा यूनिट जो होता है वो केजी एफ होता है, ग्राम फोर्स, किलोग्राम फोर्स, और यहाँ पर दूसरा होता है ग्राम फोर्स। कुछ कन्वर्जन होते हैं जो कि हमें याद रखना होता है। अब यहाँ पर कन्वर्जन की अगर बात करूँ तो सबसे पहले 1 न्यूटन जो है वो 10 का पावर 5 डाइन होता है, ठीक है। 1 केजी वेट में, 1 केजी वेट में 9.8 न्यूटन के आसपास होता है, जो कि लगभग लगभग 10 न्यूटन हम इसको अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं। 1 ग्राम वेट को अगर हम डाइन में कन्वर्ट करें तो 980 डाइन होते हैं। ये लगभग लगभग 1000 डाइन इसको हम बोल सकते हैं, अप्रोक्सीमेट 1000 डाइन इसे बोल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली केजीएफ का मतलब भी 9.8 होता है, और ग्राम फोर्स का भी क्या होता है? सेम चीज़ें, सेम कंडीशन है। दूसरी, अगर हम डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो डायमेंशनल फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूले, डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो भाई कहाँ से निकाल के आ पाते हैं? यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए क्या हो जाएगा? m, और एक्सेलरेशन के लिए क्या हो जाएगा? lt - 2। तो ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स,
होप यहाँ तक आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर है। अब हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं और अगला कंसेप्ट है हमारा एनर्सिया। ठीक है, अगला कंसेप्ट है एनर्सिया। तो एनर्सिया होता क्या है, ये किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये जो है किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, यानी मैं दिखाना चाहूंगा, सॉरी, ये किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, चलो इसे हम लोग डेफिनेशन से ही समझ लेते हैं। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, अपोज करता है मोशन को। ठीक है, यानी कहने का मतलब एक कार है, ये कार जो है वो मूवमेंट नहीं कर रहा। लेट सपोज दैट एक कार है और ये कार जो है वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो क्या अपने से मूवमेंट कर सकता है क्या? नहीं, अपने से मूवमेंट ये नहीं कर सकता है। इसीलिए कहते हैं कि भाई इसके पास एक एनर्सिया है, यानी कि प्रॉपर्टी टू अपोज मोशन बाय इटसेल्फ। ठीक है, तो हम क्या यहां लिख देंगे, प्रॉपर्टी टू अपोज, प्रॉपर्टी टू अपोज स्टेट ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ, स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट बाय इटसेल्फ, मतलब खुद से अपने में चेंज ये नहीं ला सकता। ठीक है, और दूसरी बात यहां पर रखनी है कि भाई एनर्सिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, मास का। ठीक है, तो मास इज मेजरमेंट ऑफ एनर्सिया। ठीक है, ये क्या करता है, ये भैया मास जो है वो मेजरमेंट ऑफ एनर्सिया है। ठीक है, एनर्सिया कहने का मतलब क्या हो जाएगा, जिसका ज्यादा मास, कहने का मतलब जिसका ज्यादा मास उसकी एनर्सिया भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि मेरे पास एक अल्टो कार है, तो इस अल्टो कार की अगर हम मास की बात करें तो 1000 kg कंसिडर कर लेते हैं। वहीं पर अगर एक ट्रक की बात होगी तो ट्रक का मास काफ़ी ज़्यादा होगा अल्टो कार के तुलना में, लेट सपोज दैट 4000 kg। तो ट्रक का एनर्सिया ज़्यादा होगा और अल्टो कार का एनर्सिया कम होगा। आई बात समझ में? अब इसके टाइप्स पे आते हैं। तो एनर्सिया का टाइप्स होता है 3 तरह के। ठीक है, पहला होता है एनर्सिया ऑफ रेस्ट, एनर्सिया ऑफ रेस्ट होता है। दूसरा होता है एनर्सिया ऑफ मोशन, और तीसरा होता है एनर्सिया ऑफ डायरेक्शन, एनर्सिया ऑफ डायरेक्शन होता है। इन तीनों में डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो सिंपली क्या होगा कि इन एबिलिटी टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी ये खुद से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता है। आई बात समझ में? रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। दूसरा इन एबिलिटी टू चेंज, यानी कि इसके पास एबिलिटी नहीं है। आई बात समझ में? तो अगर हम बोल दें इन एबिलिटी टू चेंज पोजीशन ऑफ रेस्ट, टू चेंज पोजीशन ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ। आई बात समझ में? यानी अपने से रेस्ट की पोजीशन को ये बदल नहीं सकता। सिमिलरली अगर यहां पर बात करें तो इन एबिलिटी टू चेंज, इन एबिलिटी टू चेंज पोजीशन ऑफ मोशन, पोजीशन ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ, ये खुद से अपनी पोजीशन ऑफ मोशन बदल नहीं सकता। और सिमिलरली अगर यहां पर बात करें तो इन एबिलिटी टू चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन, इनएबिलिटी टू चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी मोशन की डायरेक्शन को ये बदल नहीं सकता है। आई बात समझ में? तो ये कंडीशन है, ये हमारे एनर्सिया का टाइप्स है। अभी इस एनर्सिया के टाइप्स में आपको एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल की ज़रूरत है कि भाई एग्जाम्पल तो ज़रूरी है, एग्जाम्पल चाहिए।
तो एग्जाम्पल पे हम बात करते हैं कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर एग्जाम्पल करें तो फॉर एग्जाम्पल आपने एक्सपेरिमेंट किया है या नहीं किया है। एक हमने ग्लास ले रखा हुआ है और इसके ऊपर एक कार्ड रखे हुए हैं, इस कार्ड के ऊपर एक सिक्का रखा हुआ है, ठीक है। जब हम हिट करते हैं इस कार्ड को तो सिक्का जो है वो क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। ये क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, ठीक है। कहने का मतलब सिक्का रेस्ट में था, लेकिन हमने कार्ड के ऊपर क्या अप्लाई किया, कार्ड के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया, जिसके कारण ऑब्जेक्ट जो है कार्ड जो है वो हट गया और सिक्का चूंकि रेस्ट में था तो वो नीचे फ्री फॉल के कारण गिर गया। ऐसा ही एग्जाम्पल हम किसी पेड़ का ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेड़ के ऊपर आम है और मतलब आम जो है वो डाली पर है, डाली से अटैच लगा हुआ है या डाली से जुड़ा हुआ है। तो जब हम डाली को मोशन करते हैं, घुमाते हैं, ठीक है, उसे हिलाते डुलाते हैं, तो आम जो है वो डी अटैच हो जाता है और फ्री फॉल के कारण नीचे गिर जाता है। दूसरा यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें इनर्शिया ऑफ मोशन, तो ऑब्जेक्ट की इतनी प्रॉपर्टी नहीं कि वो खुद से अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर दे। अब यहाँ पर स्टेट ऑफ मोशन में एग्जाम्पल क्या बन जाएगा कि अगर आप किसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, तो ट्रेन में अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो अचानक से ट्रेन अगर रुक जाती है, ठीक है, हम भी मोशन में हैं, पूरा ट्रेन मोशन में है, लेकिन अचानक से ट्रेन ब्रेक लगाती है तो हम कहाँ होते हैं, ये ट्रेन जब अचानक से ब्रेक लगाती है तो हम आगे की ओर मूव करते हैं, ठीक है। ये मूव कहाँ होते हैं, फॉरवर्ड की तरह होते हैं। आई बात समझ में। दूसरा चेंजिंग डायरेक्शन ये है कि जैसे टायर में गंदगी लग जाती है, कीचड़ लग जाता है, साइकिल का टायर हो, बाइक का टायर हो, कार का टायर हो, तो उसके टायर में जब गंदगी लग जाती है तो जब भी टायर चलता है, ठीक है, तो इसके अंदर जो गंदगी होते हैं वो टेंजेंशियली फ्लो करते हैं, वो आगे की ओर जाते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ये भी हम ले सकते हैं कि अगर कार आगे की ओर मूव कर रही है और अचानक से उसे कोई टर्न लेना है, तो पीछे जो पैसेंजर होता है वो भी, उसे भी ऐसा लगता है ना कि भैया हम इधर की ओर मूव किए। आया बस समझ में, रेडियल मूवमेंट उसे महसूस होता है। तो ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, तो एग्जाम्पल पे हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है, एग्जाम्पल तो बहुत हैं, आपको किताब में भी मिल जाएंगे, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और बढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो मोशन का पहला लॉ यानी कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन का पहला लॉ। और पहला लॉ क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, तब तक जब तक कि कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उसके ऊपर वर्क ना करे। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, यानी कि एवरी बॉडी मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन में आपको याद रखना है वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होता है। यूनिफॉर्म मोशन unless it is compelled by an external unbalanced force। आई बात समझ में। तो ये न्यूटन का पहला लॉ है, आप 9th क्लास में भी इसको पढ़े होंगे, तो काफ़ी मतलब ये डेफिनेशन तो हमें लगभग मालूम है। इसका मेन जो कंसेप्ट है वो मेन कंसेप्ट के ऊपर आते हैं कि इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि ये जो लॉ है ये डिफाइन करता है फोर्स को, फोर्स का डेफिनेशन देता है।
फोर्स का डेफिनेशन देता है और ये फोर्स की क्वालिटी भी बताता है। क्वालिटी ऑफ फोर्स कहने का मतलब वो ऑब्जेक्ट पुश है, पुल है, वो ऑब्जेक्ट पुश और पुल के कारण ऑब्जेक्ट में कन्फिग्रेशन चेंज आ रहा है, या वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है, तो वो क्वालिटी ऑफ फोर्स को भी ये डिफाइन कर देता है कि भैया फोर्स क्या है। आई बात समझ में, मतलब फोर्स क्या कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेना है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, अच्छा यहाँ पर एक टर्म है, और इस टर्म यहाँ पर टर्म दिया हुआ है कि एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब आपको समझना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर किसी बाल्टी ही ले लेते हैं, अगर किसी बाल्टी में एक ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है? ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, ठीक है, वो कितना फ्लोट कर रहा है, ऊपर होकर फ्लोट कर रहा है, नीचे होकर फ्लोट कर रहा है, नो आइडिया, बस वो फ्लोट कर रहा है। तो अगर फ्लोट कर रहा है तो एक फोर्स जो होगा वो बॉयंसी फोर्स होगा, और एक फोर्स जो होगा इसका वेट नीचे होगा। अब इस कंडीशन में क्या है कि अगर बॉडी फ्लोट कर रहा है तो फोर्सेस जो है वो बैलेंस्ड हैं। अगर फोर्स बैलेंस नहीं होता तो या तो वो नीचे गिरता या तो वो ऊपर की ओर जाता, हवा में उड़ता। लेकिन वो ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं है, मतलब फोर्सेस जो है वो बैलेंस्ड है। फोर्स लग रहा है, ठीक है, यहां पर फोर्स है भैया, लेकिन फोर्स कैसा है? बैलेंस्ड फोर्स है। आई बात समझ में? तो बैलेंस्ड फोर्स में किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। दूसरा एग्जांपल कहने का मतलब यह है कि कोई भी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो चल रहा है। तो जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है तो जो भी अप्लाइड फोर्स है वो किसके द्वारा बैलेंस्ड हो जा रहा है? यानी जो भी अप्लाइड फोर्स हो रहा है वो फ्रिक्शन फोर्स द्वारा बैलेंस्ड हो जा रहा है। आई बात समझ में? तो उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो बैलेंस हो जा रही है। तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है, इसकी जो रिजल्टेंट फोर्स है वो भाई साहब कितना है? जीरो है। ठीक है, फोर्स उसके ऊपर लग सकता है, ठीक है, फोर्स में एक्ट ऑन इट। अगर फोर्स में एक्ट ऑन इट यानी कि रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। आ रहा बात समझ में? तो अगला हमारा कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा मोमेंटम। अब मोमेंटम का मतलब क्या होता है? ये होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन। ठीक है, मोमेंटम का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मोशन। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो क्वांटिटी ऑफ मोशन को ये डिफाइन कर रहा है भाई। ठीक है, मैथमेटिकली तो हम लोग इसको बोलते हैं कि P इज इक्वल टू एम वी, यानी कि मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। लेकिन ये क्वांटिटी ऑफ मोशन है। अब जरा समझाते हैं कैसे। जैसे मान के चलो एक छोटा सा पत्थर है, छोटा सा, इसे आपने धीरे से फेंका तो किसी को चोट नहीं लगा। अगर इसकी वेलोसिटी आपने 10 टाइम्स इंक्रीज कर दिया तो उस बंदे को चोट लग सकता है। अगर इसकी वेलोसिटी आपने 100 टाइम्स कर दिया किसी मशीन के जरिए तो उसे चोट ज्यादा लगेगी। ठीक है, उसे चोट ज्यादा लगेगी। कहने का मतलब जब हम बहुत स्लो में थे यानी कि वेलोसिटी v था तो उसे चोट नहीं लगा। 10 टाइम्स वेलोसिटी उसे चोट लगा, और 100 टाइम्स वेलोसिटी उसे बहुत ज्यादा चोट लगा। यानी कि ऑब्जेक्ट तो वही है, लेकिन जब हम एम भी कर रहे हैं तो नो इफेक्ट, जब m इंटू 10 भी कर रहे हैं तो ज्यादा इफेक्ट, और जब m इंटू 100 भी कर रहे हैं तो इफेक्ट जो है वो काफी ज्यादा पड़ रहा है। तो ये क्वांटिटी ऑफ मोशन को डिफाइन कर रहा है। तो मैथमेटिकली p इज इक्वल टू एम भी होता है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन जो है, ठीक है, यानी कि डायरेक्शन जो होता है वो किधर होता है? डायरेक्शन डायरेक्टेड अलोंग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के डायरेक्शन में ये डायरेक्टेड होता है। इसकी ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? मास का केजी, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। वहीं सीजीएस यूनिट की बात करेंगे
तो सीजीएस यूनिट में हो जाएगा ग्राम, सेंटीमीटर और पर सेकेंड होगा। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास का होता है m और वेलोसिटी का होता है LT-1। तो ये कुछ कुछ कंसेप्ट थे जिन्हें मुझे बताना जरूरी था। अब आइए, अब अगर ये छोटा सा कंसेप्ट हो गया है तो एक छोटा सा क्वेश्चन हो जाना चाहिए। लेट सपोज दैट कि आपके पास एक मास है 2 kg का, ठीक है, मास है, और इसके ऊपर वेलोसिटी लग रहा है, वेलोसिटी है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी लग रहा है। तो आपको बताना है कि मोमेंटम इज इक्वल टू क्या है, फाइंड द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है भैया P इज इक्वल टू एम वी, काफी इजी है। m का वैल्यू कितना है 2 kg, और v का मतलब क्या होता है, v मतलब वेलोसिटी और वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कहने का मतलब 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। इसे कैलकुलेट करते हैं तो 2 इंटू √4 प्लस 1 एंड 9, 4 प्लस 1 एंड 9 कितना आ जाएगा, 2 इंटू √14, 2 इंटू √14 kg मीटर पर सेकेंड। काफी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक 2 kg का है और एक 5 kg का है। 2 kg का और एक 5 kg का है। ये 2 kg का है, ये 2 kg का है, ये 5 kg का है। दो ऑब्जेक्ट है, इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में है और इसका वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में है। तो आपके पास ऑप्शन है, इस बार मैं ऑप्शन देता हूं और ऑप्शन को सही करना है। पहला ऑप्शन है कि P1 इज 2 टाइम्स P2, ठीक है, इसका हम P1 नाम देते हैं और इसका हम P2 नाम देते हैं। P1 इज 2 टाइम्स P1, 2 टाइम्स P2, P1 इज इक्वल टू P2, P3 सॉरी P1 इज इक्वल टू, और इसमें देते हैं P1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स P2, और चौथा ऑप्शन है P1 इज नॉट इक्वल टू P2। आप ऑप्शन का चयन कर सकते हैं, 30 सेकेंड आप ले सकते हो, आप इसे सोच करके बनाएं। चलिए तो कोशिश करता हूं। अगर हम पहले ऑब्जेक्ट की मोमेंटम की बात करें तो 2 इंटू 10 20 kg मीटर पर सेकेंड। अगर P2 की वैल्यू बात करें तो P2 का भी वैल्यू कितना होगा 20 kg मीटर पर सेकेंड। तो भाई मुझे तो साफ दिख रहा है कि P1 और P2 दोनों बराबर हैं। बट मुझे बताओ कि क्या इनकी वेलोसिटी सेम है, क्या इनकी वेलोसिटी सेम है, नहीं है, इनकी वेलोसिटी सेम नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्ट ये वाला मतलब ये ऑप्शन गलत होगा और ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। डायरेक्शन डिफरेंट है, तो भाई डायरेक्शन अगर डिफरेंट है तो मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम डिफरेंट है। तो यहां पर जो रिलेशन दे रखा हुआ है वो ये है कि P1 इज नॉट इक्वल टू P2। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो चेंज इन मोमेंटम है। तो इसमें हम लोग डील करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है m मास का और ये वेलोसिटी v से आगे की ओर मूवमेंट कर रहा है। जब ये यहाँ से स्ट्राइक करता है, टकराता है, तो टकराने के बाद जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में ये अपना मोशन कर लेता है। तो अगर मुझे मोमेंटम के बारे में बात हो कि इसकी इनिशियल मोमेंटम कितनी होती है तो वो हो जाएगी मास इंटू वेलोसिटी आई कैप। अगर फाइनल की बात करें तो ये हो जाएगा m इंटू वी, यानी मास इंटू वेलोसिटी, और ये बनेगा माइनस आई कैप। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस एम भी आई कैप, इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। नाउ चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो फाइनल माइनस इनिशियल, तो पी एफ माइनस पी आई दैट इज इक्वल टू माइनस एम भी आई कैप माइनस एम भी आई कैप। तो इसे सॉल्व करते हैं तो -2 भी आई कैप होगा। अब मुझे निकालना है मोमेंटम की मैग्नीट्यूड, या मैग्नीट्यूड ही जनरली पूछा जाता है, तो 2m भी आ जाएगा। ये इक्वेशन है चेंज इन मोमेंटम की।
तो आपको यहाँ पर इसे ध्यान देना है। ठीक है, अगले बात करते हैं जो है न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसका स्टेटमेंट ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, यानी कि जो भी मोमेंटम में चेंज होगा वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा या एक्सटर्नल फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा। तो एक्सप्रेशन पे बात करें तो एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं और एक कांस्टेंट लगा करके dp अपॉन dt कर लेते हैं। ठीक है, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। k का वैल्यू अगर हम 1 कंसिडर करते हैं, यहाँ पर k का वैल्यू 1 और लिमिट लगाने पर, लिमिट यानी डेल्टा t टेंडिंग टू 0, टाइम को हम नेग्लिजिबल करते हैं, तो ये बन जाता है लिमिट, ये बन जाता है लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। तो हमारा जो एक्सप्रेशन बनता है वो एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू dp अपॉन dt बनता है। ठीक है, ये है न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, और इसमें एक मुख्य बात यह, यानी कि इंपॉर्टेंट बात यह है कि चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में जो भी चेंज होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स के तरफ होगा। ठीक है, अप्लाइड फोर्स, यानी जो भी मोमेंटम में चेंज होगा वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में होगा। आते हैं तो अगले कंसेप्ट की ओर कि फोर्सेस कितने टाइप्स के होंगे और कौन से कंडीशन पे हम लोग कौन सा फोर्स लेंगे। तो यहाँ पर फोर्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक एवरेज फोर्स और दूसरा इंस्टेंटेनियस फोर्स। तो एवरेज फोर्स की अभी कंडीशन हमने देख रखा हुआ है कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है। ठीक है, यानी कि एवरेज फोर्स का कंडीशन देखना हो तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है। ठीक है, दूसरा इंस्टेंटेनियस फोर्स में हम लोग क्या करते हैं, टाइम को लिमिट कर देते हैं। तो टाइम को लिमिट कर दिए तो क्या बन गया, dp अपॉन dt बन गया। अब यहाँ से d अपॉन dt यानी मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, और यहाँ से मास इनटू वेलोसिटी करेंगे तो दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, पहले को छोड़ो दूसरे को डिफरेंशिएट करो, प्लस दूसरे को छोड़ो और पहले को डिफरेंशिएट करो। तो ये दो कंडीशन आता है हमारे इंस्टेंटेनियस में। आई बात समझ में। अब इनको भी हम फर्दर दो भागों में कैटेगराइज करते हैं। अब दो भाग में कैटेगराइज करते हैं तो पहला कंडीशन बन जाएगा जब हम m को लेंगे कांस्टेंट, यानी कि मास को हमने कांस्टेंट ले रखा हुआ है और v को हमने वेरिएबल ले रखा हुआ है, तो हमारे पास जो फोर्स का इक्वेशन बनेगा वो बनेगा m dv अपॉन dt, और ये फर्दर बनता है ma। आई बात समझ में, ये फर्दर इक्वेशन बनता है F इक्वल्स टू ma। नाउ दूसरा कंडीशन में क्या हो जाएगा, m को हम वेरिएबल ले लेंगे और v को हम क्या ले लेंगे, कांस्टेंट, चेंज करते रहेंगे। तो f का जो वैल्यू बनेगा वो बनेगा वेक्टर v dm अपॉन dt। आई बात समझ में। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, तो रॉकेट के प्रोपल्जन में। ठीक है, ये कंसेप्ट जो है वो रॉकेट को उड़ाने में, रॉकेट प्रोपल्जन में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात यहाँ जो हमें जानने की ज़रूरत है वो ये है कि जो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है, ठीक है, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फोर्स को डिफाइन किया था, वैसे ही न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन
जो है वो मेजरमेंट ऑफ फोर्स देता है, मेजरमेंट ऑफ फोर्स देता है। इसके अलावा ये जो है वो यूनिट्स डिफाइन करता है, यूनिट्स और डायमेंशनल फॉर्मूला डिफाइन करता है। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला डिफाइन करता है, या इसी के ज़रिए हमको ये सारे कुछ रिक्वायरमेंट मिलते हैं। आई बात समझ में? क्योंकि यहाँ से हमें मिल गया चेंज इन मोमेंटम, हमें क्या मिल गया, एम ए। तो एम ए से ही हमें यूनिट्स वगैरह डायमेंशनल फॉर्मूला मिलता है, और कितना फोर्स लग रहा है वो भी हमें यहीं से खबर मिलता है, यहीं से मुझे आइडिया मिलता है। चलिए तो आते हैं, एक प्यारा सा क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि हमारे पास मास की जो वैल्यू है वो 2 kg दे रखा हुआ है, स्ट्रेट लाइन में दौड़ रहा है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है और इसकी वेलोसिटी में चेंज हो गया है। तो इसकी वेलोसिटी में चेंज है और समय भी दे रखा हुआ है, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3.5 माइनस 2 अपॉन टी का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो ये हो जाएगा 1.5 अपॉन 3। हमसे पूछा गया मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यानी F इक्वल्स टू एम ए, एम की वैल्यू है 2 kg और एक्सेलरेशन है 1.5 अपॉन 3। इसको कट करेंगे, आ जाएगा 1 न्यूटन आंसर। काफ़ी इजी था। अब आ जाओ, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 10 kg, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, जिसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। एक कांस्टेंट फोर्स लगता है जो कि 4 सेकंड के लिए, और इसे जो वेलोसिटी दे देता है, वेलोसिटी कहने का मतलब 2 मीटर पर सेकेंड इन अपोजिट डायरेक्शन, और टी का वैल्यू दे रखा हुआ है 4 सेकेंड। तो इस कंडीशन में हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा पाएं, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा लेंगे। v की वैल्यू दे रखी हुई है -2, u की वैल्यू दे रखा हुआ है 10, और a का वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, टाइम का वैल्यू है 4। तो यहाँ से वैल्यू को अगर कैलकुलेट करते हैं तो a का वैल्यू मुझे मिलता है -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो फोर्स इक्वल्स टू एम इंटू ए, मास दिया हुआ है 10 kg, ए दिया हुआ है 3, यानी कि 30 न्यूटन का फोर्स होगा। आई बात समझ में? अगला, ये एक प्यारा क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसके लिए हमें एक और कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ पर दे रखा हुआ है कि अगर किसी पार्टिकल के ऊपर, यानी m की वैल्यू हम लेते हैं 2 kg, और ये 2 kg का पार्टिकल के ऊपर इतने सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो आपको बताना है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल कितना होगा। ठीक है, इसके लिए क्या करना है कि एक यहाँ पर डायग्राम आपको दिख रहा होगा 37, तो यहाँ होता है 53, ये होता है एंगल 90, आपको याद रखना है परपेंडिकुलर 3, बेस 4, और ये हाइपोटेनस 5 होता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल फोर्सेस हैं उनको तो आप छोड़ दो, लेकिन जो इनके अलावा है उनको आप उनका आप कंपोनेंट निकालो। तो कंपोनेंट में आपको दिख रहा है कि 50 न्यूटन की कंपोनेंट हम सॉल्व करेंगे, तो एक बनेगा हॉरिजेंटल और दूसरा बनेगा वर्टिकल। ठीक है, एक बन गया हॉरिजेंटल कंपोनेंट, दूसरा बन जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ से हो जाएगा 50 cos 37, इसको कैलकुलेट करेंगे 50 cos 37 क्या होता है, b/s, तो 4/5, तो ये हो गया 4/5, यहाँ से कट किए, ये हो गया 40 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगेगा। आई बात समझ में? और यहाँ पर हो जाएगा 50 sin 37, तो 50 इंटू साइन 37, p/h 3/5, तो 3/5 से ये 10, यानी कि 30 न्यूटन इस डायरेक्शन में होगा। तो अब हम आई डायरेक्शन में निकालें कि भैया आई डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितना है, तो 40 और 20 60, और ये कितना हो गया 50, तो ले दे करके यहाँ पर जो फोर्सेस आ रहा है वो 10 आई कैप आ रहा है। ठीक है, यानी एक्स डायरेक्शन की अगर बात करें तो 10 न्यूटन आ रहा है। आई बात समझ में? एक्स डायरेक्शन में अगर बात करें तो 10 न्यूटन। वाई डायरेक्शन में कितना रहा भाई, 40 इधर है और 40 ऊपर है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है, 0 न्यूटन। तो F इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए, हमें चाहिए A इक्वल्स टू एफ अपॉन एम। तो मेरे पास फोर्स कितना है 10 न्यूटन, किस में, एक्स डायरेक्शन में, मास कितना है 2, तो यानी कि ये बन जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। दे रखा हुआ है कि लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है P इज इक्वल टू वेक्टर P इज इक्वल टू 4 sin t आई कैप,
प्लस 4 cos t जे कैप, और ये दे रखा हुआ है kg मीटर पर सेकेंड। आपको निकालना है पहला इक्वेशन ऑफ फोर्स। तो इक्वेशन ऑफ फोर्स के लिए क्या करना पड़ता है, F इज इक्वल टू dp अपॉन dt, ठीक है। तो यानी कि डिफरेंशियल का काम करना है, तो ये क्या बन जाएगा 4 cos t आई कैप माइनस 4 sin t जे कैप, ये बन गया इक्वेशन ऑफ मोशन। काफ़ी इजी था भाई, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करने की आवश्यकता है। हमने डिफरेंशिएट कर दिया, इक्वेशन ले आया। दूसरा कंडीशन में है कि एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, तो आपको एंगल निकालने के लिए कॉस थीटा करना पड़ता है। कॉस थीटा में क्या होता है, फोर्स का और मोमेंटम का डॉट प्रोडक्ट अपॉन फोर्स की मैग्नीट्यूड और मोमेंटम की मैग्नीट्यूड। तो डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो 4 इंटू 4 16, कॉस इंटू साइन क्या होता है कॉस, और यहाँ हो जाएगा साइन, कॉस टी साइन टी, ठीक है, कॉस टी और साइन टी बन जाएगा। तो यहाँ टी, यहाँ टी, ये क्या बन गया माइनस, फिर यहाँ से 4 इंटू 4 16, द सेम थिंग कॉस टी साइन टी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। तो ऊपर हम देख पा रहे हैं कि जीरो वैल्यू आ रही है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, यानी कि यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री, कॉस कॉस खत्म, थीटा का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री और π/2 होगा। तो ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का पहला पार्ट। होप करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे होगी। तो आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें। थैंक यू फॉर द डे।